वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें। हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक जो 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई? देखिए, वहीं आयोजित की गई है जहां वर्ष 2023 की आयोजित की गई, वहीं 24 की आयोजित की गई, यानी स्विट्जरलैंड के दावोस में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और वर्ष 2023 की भी स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। कल के टेस्ट में प्रश्न था, तो 23 की भी स्विट्जरलैंड के दावोस में, 24 की भी स्विट्जरलैंड के दावोस में ही। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इस बैठक का जो मुख्य विषय है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इस बैठक में दुनिया भर के वैश्विक राजनेता, तकनीकी क्षेत्र के नव प्रवर्तकों और चिंतकों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास या कहानी संग्रह या यात्रा वृत्तांत या संस्मरण को दिया गया है? विंड हॉर्स, कमिंग आउट इज दलित, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, या होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। दो भाषाओं के लिए खासकर 19 से प्रश्न बनेगा, अंग्रेजी भाषा के लिए और हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए मिला है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, और अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। के वैशाली का ये संस्मरण है। ठीक है, के वैशाली लेखक का नाम है, महिला है, बी है इसका आंसर। कल का टेस्ट देखा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे इस प्रश्न को। तो अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2024 24 है भैया, 24 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के वैशाली के संस्मरण, होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, जो कि संस्मरण है, उसको दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। लेखक का नाम वैशाली, संस्मरण का नाम होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सरस्वती सम्मान हो गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए, व्यास सम्मान हो गए, इनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? इन्हीं को मिला है। क्या नाम है इसका, इनका? पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2022 का मिला था। ठीक है, और असगर वजाहत को वर्ष 2021 का मिला था। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए वर्ष 2020 का मिला था। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं ये पुष्पा भारती। इनको वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनके सम्मान में जो इनका संस्मरण है उसका नाम क्या है? यादें यादें और यादें। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और यह किताब जो है उनकी वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरणों को लिखा है। ये जो व्यास सम्मान हो गया, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर साल 1991 में दिया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साल 1991 में दिया जाना शुरू किया गया था। और प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है एक नाम। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज पर आप परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सारे नोबेल पुरस्कार पे हमने प्रश्न बना दिए हैं। एक और है जो है नोबेल पीस प्राइज, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसमें फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मेडिसिन का हो गया, लिटरेचर भी हो गया, और ये एक और बचा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2024 का? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इनको तो वर्ष 2020 में मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ईरानी कार्यकर्ता नरगिस नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जापान के संगठन निहो हिदाक्यो, ठीक है, निहो हिदाक्यो को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2024।
ये बिंदी ही इधर की जगह यहाँ होनी चाहिए। बाकी संयुक्त रूप से बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को इनको मिला था, ये 24 का हो गया, ये 23 का हो गया, और ये इसको मिला था 2022 का, ठीक है। और 20-21 का हो गया ये मारिया रेसा दिमित्री मुराटोव को। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ष 2024 के लिए जापान के संगठन निहो हिडानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निहो हिडानक्यो को यह नोबेल पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहो हिडानक्यो का गठन जो है 1956 में हुआ था और इसका मकसद था कि परमाणु हथियारों से मानव जाति को होने वाले नुकसान की आंखों देखी सुनाकर दुनिया को खतरे से आगाह करना। कहाँ का है ये? जापान का संगठन है, ठीक है। इन्होंने देखा है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फोड़ा था अमेरिका ने, ठीक है। जब किसी देश में परमाणु बम फूटता है किसी शहर पर तो उसकी क्या हालत होती है, वहाँ की संतानें, वहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरह से तबाह हो जाती है, यही सब चीज़ें इसी पर चर्चा की गई है, परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान। तो याद रखिएगा, जापान का संगठन है निहो हिडानक्यो। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे खराब है? कल के प्रश्न में सबसे अच्छा था, कौन सा था वो थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे उच्च। और सबसे खराब है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पाकिस्तान का कराची। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित होती है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसके मुताबिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे साल रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे ऊपर है, टॉप पर है, यानी सबसे अच्छा है, ठीक है। इस सूचकांक में वियना के अलावा ये 5 शहर भी टॉप पर हैं: कोपेनहेगन, डेनमार्क, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, लेबनान, सिडनी। इस सूची के मुताबिक पाकिस्तान का कराची, बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में शामिल हैं। तो कराची और ढाका का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जेनी एर्पेनबेक को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित लेखिका दक्षिण कोरिया की हैं। कौन सा इसमें सही है? देखिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो लेखिका हैं वो बिल्कुल दक्षिण कोरिया की हैं, लेकिन उनका नाम जेनी एर्पेनबेक नहीं है, उनका नाम तो होनकांग है। तो गलत हो गया यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है। जेनी एर्पेनबेक को तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जर्मन लेखिका हैं। तो केवल 2 सही है यहाँ पर। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर का मन। दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। यह सम्मान उनके काव्यात्मक गद्य के लिए उनको दिया गया है। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स आदि शामिल हैं। हांगकांग अपनी किताब द वेजिटेरियन के लिए इसके लिए वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? नोवाक जोकोविच नहीं है ये, राफेल नडाल नहीं है, डेनियल मेदवेदेव नहीं है, इनका नाम है यानिक सिनर। यानिक सिनर ने जीता, यह है विजेता, और इन्होंने हराया किसको? डेनियल मेदवेदेव को। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 14 से 18 जनवरी 2024 तक मेलबर्न पार्क, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण था।
पुरुष एकल विजेता की बात करें तो इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी, नाम है उनका यानिक सिनर, ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता। और सिनर ने अपने करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। यानिक सिनर ने, इटली के हैं ये। पुरुष हो गया, महिला पर आ जाइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ना ये मारिया सारापोवा हैं, ना ये वीनस विलियम हैं, ना ये झोंग किनवेन हैं। इनका नाम है आर्याना साबालेंका। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये है विजेता। हराया किसको इन्होंने? चीन की झेंग किनवेन को। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल विजेता बेलारूस की हैं आर्याना साबालेंका। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। ये टेनिस टूर्नामेंट की प्रतियोगिताएं हर साल होती हैं और जनवरी से स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, सबसे लास्ट में होता है यूएस। अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक तो पुरुष एकल हो गया, एक महिला एकल हो गया, एक होता है युगल, मतलब जिसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, एक तरफ दो खेलते हैं, दूसरी तरफ भी दो खेलते हैं, यानी टोटल 4 खेलते हैं एक गेम में। तो उसमें एक युगल में एक भारतीय ने जीता है, तो उस भारतीय पर प्रश्न बन सकता है, इन पर जीता है, इन्होंने जीता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता? लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, विजय अमृतराज, महेश भूपति। रोहन बोपन्ना है ये, रोहन बोपन्ना ने जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया का टेनिस खिलाड़ी है इसके साथ मिलकर। इनकी युगल जोड़ी है और इसका नाम है मैथ्यू एवडेन। तो पुरुष युगल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ एक भारतीय खिलाड़ी ने जीता है ये युगल, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में वर्ष 2023-24 में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? सबसे ज़्यादा हुआ है चावल का उत्पादन, ये है इसका आंसर। देखिए, भारत में साल 2023-24 में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, 23-24 में चावल का उत्पादन 13.78 करोड़ टन रहा, जो 22-23 के मुकाबले 21 लाख टन ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद गेहूं का उत्पादन हुआ, फिर बाजरे का उत्पादन हुआ, फिर मोटे अनाज का उत्पादन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता, इगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब जीता, स्वीटेक ने, और कोको गाफ ने युगल खिताब जीता। देखिए सारे सही हैं तीनों के तीनों, तो उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, फ्रांस में होता है। तो फ्रेंच ओपन, जिसे रोलांड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। ये हर साल मई के अंत में पेरिस के स्टेड रोलांड गैरोस में 2 सप्ताह तक चलता है। तो फ्रेंच ओपन 2024 के विजेताओं के नाम यदि हम देखें तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक है, किसको हराया वो छोड़ो, जिसने जीता उसको याद रखिए। इगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब जीता और कोको गाफ ने पुरुष युगल का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत का कौन सा या से राज्य सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करता है या करते हैं? जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन चीन कर रहा है ना, तो भारत में वो कौन सा राज्य सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहा है? एक तो गुजरात कर रहा है और दूसरा उड़ीसा कर रहा है, तो इसका आंसर फिलहाल ए ही हो जाएगा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले राज्यों में गुजरात और उड़ीसा का नाम आता है। गुजरात का कार्बन उत्सर्जन में 14% का योगदान है, वहीं उड़ीसा का कार्बन उत्सर्जन में 13% का योगदान है। विश्व में कार्बन नेगेटिव देश की बात करें तो वो कौन सा है? भूटान। इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी?
विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली नहीं है, केवल एक पृथ्वी नहीं है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की। 24 की थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य। क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी हमारी भूमि हमारा भविष्य। इस थीम का मकसद भूमि को बहाल करने, मरुस्थलीकरण से निपटने और सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने पर जोर देना था। विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ी कुछ और बातों को देखें तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पर्यावरण की देखभाल करने के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाना होता है। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पूछ ले तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें गलत होगा? हर साल 22 मई को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 1993 में हुई थी। हर साल 22 मई को नहीं बल्कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 1993 में हुई थी। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। गलती ढूंढना है तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो वर्ष 2024 में विश्व जल दिवस की थीम अगर पूछ ले तो शांति के लिए जल, यानी वाटर फॉर पीस। इस दिन का मकसद पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पानी बचाने के लिए कार्यवाही करना है। विश्व जल दिवस से जुड़ी कुछ खास बातों को देखें तो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। कब? 22 मार्च को। और इस दिन को मनाने का मकसद सतत विकास लक्ष्य 6 को हासिल करना है। यह लक्ष्य है कि साल 2030 तक सभी के पास पानी और स्वच्छता हो, जो संभव है ही नहीं। जिस तरह से पृथ्वी की हालत है तो ये तो साल दर साल और ख़राब होता जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। दूसरा वाला सही है। और दुनिया के करीब 70% हिस्से पर पानी है, लेकिन मीठे पानी की मात्रा सिर्फ कितनी प्रतिशत है? 3% है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को आयोजित होने वाला विश्व कैंसर दिवस निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ABCD 4 विकल्प बनाकर पूछ लेगा या मैं 4-5 दिवस दे देगा मैच वैच करने के लिए पूछ लेगा। एक आधा दिवस जरूर पूछता है। क्या है विश्व कैंसर? पूछा क्या है? विश्व कैंसर दिवस किसके नेतृत्व में एक वार्षिक पहल है? साइट्स के नेतृत्व में, यूनिसेफ के नेतृत्व में, WHO के नेतृत्व में, या यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में। देखिए, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल कैंसर के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है। और इम्पोर्टेंट है थीम। वर्ष 2024 में विश्व कैंसर दिवस की थीम पूछ ले तो क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। इसको हिंदी में ही पूछ सकता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स इसमें हम कवर कर रहे हैं। एग्जाम में बिल्कुल सारे प्रश्न बन जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर 30 आते हैं तो 28 बन जाएंगे, 25 आते हैं तो 22-23 बन जाएंगे।